बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है। और जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया था, हमारा अतीत और हमारा पर्यावरण और सामाजिक राजनीतिक जीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाग 2 हमारा पर्यावरण भूगोल का अध्याय 3 बताएंगे। और जो आपकी ये एडगेट अभ्यास पुस्तिका, इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को वर्ष 2024-25 के लिए तैयार किया गया है। और किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और ये आपकी 23-24 से बदली हुई है, उसमें परिवर्तन किया गया है। तो आपकी को इसी से तैयारी करना है और प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज हम किस अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने अध्याय 1 पर्यावरण, अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर से संबंधित प्रश्न के उत्तर बताए थे। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी से संबंधित जो आपके सही विकल्प हैं, खालिस्तान हैं और लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, अति लघुत्तरी प्रश्न, उनके उत्तर आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। इसका प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी के अंतजनित बल का उदाहरण है। देखिए, पृथ्वी के अंतजनित बल जो है उसका उदाहरण है ए नंबर भूकंप, बी नंबर बाढ़, सी नंबर समुद्री तरंगे और डी नंबर पवन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर भूकंप। भूकंप जो है पृथ्वी के अंतजनित बल का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति हैं। नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है। ए नंबर जलप्रपात, बी नंबर विसर्प, सी नंबर डेल्टा और डी नंबर बाढ़ का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विसर्प। नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित आकृति क्या कहलाती है? विसर्प कहलाती है। ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। ये आपका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ए नंबर तटबंध, बी नंबर वितरिका, सी नंबर समुद्री गुफा, डी नंबर हिमोल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा समुद्री गुफा। इसका निर्माण होता है समुद्री गुफा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी जब किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तब वो बनाती है, क्या बनाती है? ए नंबर जलप्रपात, बी नंबर विसर्प, सी नंबर डेल्टा और डी नंबर चाप झील। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर जलप्रपात। इस प्रकार से बच्चों ये आपके 5 सही विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका ए नंबर है, जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा लोएस। क्या कहलाते हैं? लोएस कहलाते हैं। नेक्स्ट बी नंबर का प्रश्न देखिए इसी का, नदियों द्वारा उनके मुहानों पर अवसादों के संग्रह से खालिस्तान का निर्माण होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा, नदियों द्वारा उनके मुहानों पर अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो खालिस्तान क्या आ जाएगा? डेल्टा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी के जल से दृश्य भूमि का खालिस्तान होता है। नदी के जल से दृश्य भूमि का खालिस्तान होता है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा अपर्दन। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता खालिस्तान द्वारा मापी जाती है। तो आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा? इसका उत्तर क्या होगा? भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पट्टी पर खुले हुए छिद्र जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा, क्या उत्तर होगा इसका? भूपर्पट्टी पर खुले हुए छिद्र जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका खालिस्तान में? ज्वालामुखी। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा था, तो उसके 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है, स्थल मंडली प्लेट से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडली प्लेट कहते हैं। भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी रहती हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, बालू टिब्बा किसे कहते हैं? बालू टिब्बा किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जो रेत गिरकर क्या करती है? छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है? तो उत्तर देखिए, रेगिस्तान में पवन अपादन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है।
रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल पाए जाते हैं। रेगिस्तान में समांतर छत्रक सेल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके लक्षण बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? उत्तर देखिए, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि घटनाएं घटित होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए बच्चों, आप इस प्रकार से ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बना के बता देंगे। और यहाँ पे ये क्या है, मेंटल है, ये प्रॉपर्टी है, और ये यहाँ पे ये क्या है, मैग्मा कोस्ट है। ये यहाँ पे ये क्या है आपका, मैग्मा कोस्ट है। यहाँ पे ये क्या है, लावा है। और ये इससे क्या है, निकास, यानी कि जो निकास है। और यहाँ पे क्या है, क्रेटर है। और एक गैस और राख। इस प्रकार से आप इसका चित्र बना के इनके नामों द्वारा दर्शा सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ कहाँ आश्रय लेना चाहिए? उत्तर देखिए, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें निम्न जगह आश्रय लेना चाहिए। नंबर 1, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कोई रसोई के काउंटर या मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए। नंबर 2, भूकंप के झटके आने तक अंदर रहे और झटके कम होने पर खुले मैदान में आ जाएं। तो ये आपको भूकंप के दौरान बचाव के कहाँ कहाँ आश्रय लेना चाहिए वह बताए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। विसर्प किसे कहते हैं? उत्तर देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, अपरदन और निक्षेपण में क्या अंतर है? उत्तर देखिए, अपरदन और निक्षेपण निम्न अंतर है। देखिए क्या अंतर है इसमें, पृथ्वी की सतह के घिसने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह को घिसने क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया से सतह नीचे की ओर जाती है और सतह का पुनर्निर्माण निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा होता है। अपरदन में हवा, जल जैसे कारकों के कारण भू आकृतियों का क्षय होता है। वहीं निक्षेपण की प्रक्रिया में अपरदित कण इकट्ठा होकर भू आकृति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे अपरदन और निक्षेपण में अंतर बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या दिया है, उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है? उत्तर देखिए, उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है, उसका उत्तर क्या बता सकते हैं। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं पदार्थों का निक्षेपण करती हैं, जिससे उपजाऊ मैदानों का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? उत्तर देखिए, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तब यह जलप्रपात का निर्माण करती है। यह आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टा का चित्र भी बनाइए। उत्तर देखिए, जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है, यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अनेक मुहाने का निर्माण करती हैं और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। और उसका चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में क्या दिया है, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के यहाँ पर देखिए, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब कहते हैं, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृति को स्टेक कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 में समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। हिमनद के कार्य लिखिए। तो देखिए, हिमनद के कार्य नंबर 1, हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। फिर नंबर 2, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। नंबर 3, हिमनद निक्षेपण हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में क्या कहा है,
रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी शिलाकृतियों का निर्माण होता है, वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से छत्रक शैल, पवन शैल, बालू टिब्बा, लोयस आदि शिलाकृतियों का निर्माण होता है। छत्रक शैल क्या है? रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें छत्रक शैल कहते हैं। बालू टिब्बा, जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 20 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नहीं इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। ये अध्याय में आपको 20 प्रश्न तक दिया गया था और ये अध्याय आपका कौन सा अध्याय है? अध्याय 3 किसका? सामाजिक विज्ञान के अंतर भाग 2 हमारा पर्यावरण भूगोल का अध्याय 3 के जो आपको लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, सही विकल्प और खालिस्तान बताए। यदि बच्चों आपको ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।